आज का टॉपिक है मेरा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड मटेरियल। ड्राइंग में प्रयोग होने वाला उपकरण और सामग्री। हम पिछला वीडियो में बनाए थे कि ड्राइंग होता क्या है, ड्राइंग हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ड्राइंग कैसे बनाया जाता है, और ये सब डिस्कस किए थे इंट्रोड्यूस के माध्यम से। अब हम चैप्टर 2 में चलते हैं। चैप्टर 2 में है आपका ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड मटेरियल, यानी ड्राइंग में प्रयोग होने वाले जो सामग्री एंड इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज करते हैं वो आपको बताएंगे। जब भी आप पढ़ लीजिएगा तब आगे आप ड्राइंग बना सकते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आज का, और मैं सबसे निवेदन करता हूं कि जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, क्योंकि अपडेट वीडियो आपको मिलता रहे और आप पढ़ते रहें, क्योंकि टेक्निकल ऐसा सब्जेक्ट है कि बिना पढ़ने कुछ नहीं होना है। इसलिए आप सबों को निवेदन है कि आप हमारी वीडियो को पूरा देखें, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। चलते हैं सब्जेक्ट की ओर। आपके पास आज ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में ड्राइंग टेबल है। पहले ड्राइंग टेबल होता क्या है, ड्राइंग टेबल होता क्या है? तो ड्राइंग टेबल एक प्रकार का सपोर्टिंग टूल्स है जिसके सहायता से हम ड्राइंग बनाते हैं, यानी सपोर्ट देने वाला। भाई कोई बहुत बड़ा डिफिनेशन नहीं इसका होगा। वो आप इसमें क्या होता है कि लेग लगे होते हैं जो सपोर्ट करता है, ड्राइंग शीट को सपोर्ट करता है, तो उसका ड्राइंग टेबल नाम हुआ। चलते हैं नेक्स्ट में, ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड क्या होता है? देखिए, अकॉर्डिंग टू वर्क के अनुसार ड्राइंग बोर्ड निम्नलिखित प्रकार का होता है। पहला, जैसे D1, D0, D2, D3, इस तरह से ड्राइंग बोर्ड होता है। इसका प्रयोग हम ड्राइंग शीट को सहारा देने के लिए करते हैं। जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो इसका प्रयोग सहारा देने के लिए करते हैं। तो ये आपका अनुमोदित किया गया कुछ साइज होते हैं ड्राइंग बोर्ड का, जो इस प्रकार है। आप ऐसे कर सकते हैं कि 1500 इंटू 100 इंटू 25 mm, इस तरह से अपडेट होते जाता है। आप मार्केट में जब ड्राइंग बोर्ड लीजिएगा तो वो साइज पूछेगा आपको, तो इस तरह से ड्राइंग बोर्ड का साइज होता है। अब ड्राइंग बोर्ड हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि ड्राइंग बोर्ड के बिना हम ड्राइंग को नहीं बना सकते हैं। लेकिन ऐसे आपको क्लास वर्क में आपको जो ड्राइंग टेबल होता है उसी पर हम काज करते हैं, लेकिन जब आप फिनिशिंग ड्राइंग बनाते हैं तो उस समय ड्राइंग बोर्ड की आवश्यकता होती है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट को सही ढंग से यूज करने के लिए। ठीक है, अब आपके पास ड्राइंग बोर्ड के बाद एक है टी स्क्वायर। देखिए, नाम से ही जाहिर है, अंग्रेजी की वर्णमाला टी आकृति के बना हुआ शेप में इसका टी स्क्वायर का नाम होता है। अंग्रेजी की वर्णमाला टी आकृति, आकृति कैसा? टी का। टी आप कैसे लिखते हैं? वर्णमाला क्या होता है? टी। तो टी आकृति शेप में जो बना होता है उसे टी स्क्वायर बोलते हैं। ये आपके लिए क्यों जरूरी है? जब हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को आप बनाते हैं तो पहले हम समझा देते हैं आपको कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होते हैं और वर्टिकल। जब आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन की बात आता है तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा, जैसे आप बाईं तरफ से दाईं तरफ जो रेखा को खींचते हैं या बनाते हैं उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये आपको हर जगह जरूरत होता है। और आपका वर्टिकल का मतलब क्या होता है? ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होता है कि अपनी स्थिति से ऊपर से नीचे की ओर जो रेखा खींचते हैं इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को चेक करने के लिए कि समानांतर है कि नहीं, हम टी स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग एक जगह और होता है जो आगे हम वीडियो में बताएंगे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को चेक करने के लिए हम टी स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। अब आपके पास आया है सेट स्क्वायर। पहले सेट स्क्वायर होता क्या है नोट कीजिए लीजिएगा। सेट स्क्वायर, देखिए, यह
प्लास्टिक या सेलुलाइड शीट से बनाया हुआ उपकरण, पारदर्शी उपकरण जो एक सेट में पाया जाता है उसे सेट स्क्वायर कहते हैं। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, प्लास्टिक या सेलुलाइड शीट से बनाया हुआ पारदर्शी उपकरण जो एक सेट में पाया जाता है उसे सेट स्क्वायर कहते हैं। और इसका डिफिनेशन यही है। और ये जो है इसका एंगल जो होता है, दो का एंगल 45 होता है, 45 और 45 का होता है, और एक 90 डिग्री का होता है, और एक सेट में पाया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि 1 और 2 यानी ये दोनों को मिलाकर एक सेट होता है, इसीलिए इसका नाम सेट स्क्वायर दिया गया है। और आपके पास दूसरा एंगल जो होता है 90 डिग्री और 60 डिग्री और 30 डिग्री। ये कभी कभी आपका एग्जाम में आ जाता है कि सेट स्क्वायर का एंगल कितने होते हैं, तो इसमें आपका 45, 90 और 60, 90, 30 का होता है। इसका नाम सेट स्क्वायर है। अब इसका प्रयोग हम बताएंगे। प्रयोग में होता क्या है कि इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो हम जब प्रोजेक्शन बनाते हैं यानी प्रक्षेप बनाते हैं, जब हम आपको प्रक्षेप बताएंगे तो उस समय इसका यूज बताएंगे। ऐसे हम ऐसे थियोरिटिकली यूज बता देते हैं कि यह लाइन को 30 डिग्री या 45 डिग्री एंगल में खींचने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, इसी के नाम सेट स्क्वायर है। चलिए, डाउट क्लियर हो गया सेट स्क्वायर का। इसके बाद स्केल। स्केल क्या होता है? हिंदी में इसको पैमाना कहा जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं? पैमाना। ठीक है। अब पैमाना क्या होता है? तो यह स्केल हमें वह सहायता करता है कि किसी भी रेखा को मापने के लिए और बनाने के लिए, खींचने के लिए इस स्केल का प्रयोग करते हैं। आप ड्राइंग में 3 प्रकार का स्केल प्रयोग करते हैं, 1:1 का, 1:2 का और 2:1 का। इन्हें कहने का मतलब है कि ये पहला जो स्केल है, जैसा आपका ड्राइंग का माप दिया हुआ है, जैसे आपका ड्राइंग का माप 30 mm का है कोई लाइन, और उसी 30 mm में जो ड्राइंग बनाते हैं, तो ऐसे में हम कहेंगे कि इसको फुल स्केल में बनाए हैं, यानी 1:1 स्केल में बनाए हैं। लेकिन जैसे ही इसका 30 का जो 30 mm का दिया हो, इसको हम 15 mm के कर देते हैं, तो कहते हैं कि 1:2 में बनाया गया है ड्राइंग। और ये हाफ स्केल का नाम जाना जाता है, हाफ स्केल में कहा जाता है। और जैसे ही 2:1 का मतलब हुआ कि इसको 30 है तो 60 में कन्वर्ट कर दिए, तो इसको हम कह सकते हैं कि यह डबल स्केल में बनाया हुआ है। तो आपको ऐसे कब करने की ज़रूरत है? जब आपका ड्राइंग शीट बड़ा होगा और आपका ड्राइंग छोटा होगा, तो आपको फुल स्केल में नहीं, दोगुना स्केल जो होता है डबल स्केल में बनाना पड़ेगा। आपके पास ड्राइंग शीट छोटा होगा और ड्राइंग बड़ा होगा, तो ऐसे में हाफ स्केल का प्रयोग कीजिएगा। और जब आप मिनिमम साइज, जो वास्तविक साइज है, उस साइज में बनाइएगा, तो फुल स्केल का नाम दीजिएगा। यही है आपका स्केल। देखिए, बारी बारी से सब हम पढ़ लेंगे। आज इंस्ट्रूमेंट्स का चैप्टर आप लोगों को ख़त्म करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हमारा प्रोजेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और बहुत कोई खास नहीं है इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि आप यूज करते आ रहे हैं, बस स्टैंडर्ड इसमें जानना है। अब आपके पास फ्रेंच कर्व, देखिए फ्रेंच कर्व यहाँ है। जब ये टी स्क्वायर हुआ, ये सेट स्क्वायर हुआ, अब ये फ्रेंच कर्व है, हम फिगर बनाए हुए हैं। यह देखिए, ये भी प्लास्टिक या सेलुलाइड शीट से बनाया हुआ पारदर्शी उपकरण होता है, लेकिन इसमें कोई माप नहीं होता है और इसमें कोई डिग्री नहीं होता है कि इसमें अव्यवस्थित वक्र को बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अव्यवस्थित वक्र होता क्या है? जब ऐसी स्थिति में जहां आपका कोई भी फिगर का माप नहीं दिया हो, वैसा कॉर्नर जिसका कोई माप नहीं दिया हो, तो ऐसी स्थिति में अव्यवस्थित वक्र का प्रयोग वाला फ्रेंच कर्व का प्रयोग करते हैं। और इस पीरियड में जो आप करते हैं वो काम किस तरह से करते हैं? वैसी टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं जो आपको ड्राइंग में प्रयोग करना रहता है, तो वैसे स्थिति में फ्रेंच कर्व का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंच कर्व समझ गए। देखो, ड्राइंग शीट क्या होता है? ड्राइंग शीट आपके पास एक A4, A2
A3 का साइज का होता है, जो आपको मार्केट में अवेलेबल होता है, आपको वो ज़रूरत होता है। ड्राइंग शीट का मतलब पेपर होता है। अब थर्ड में हुआ जो 8 पॉइंट हम लिखे हैं, कोनिकल है यानी पेंसिल। पेंसिल क्या होता है आप जानते हैं, पेंसिल के बारे में कोई नया नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू वर्क जब आप काम करते हैं तो पेंसिल का कुछ पॉइंट होते हैं और कुछ ग्रेड के अनुसार होता है, जैसे हार्ड, मीडियम, सॉफ्ट। हार्ड वाला जो पेंसिल होता है, देखिए हार्ड वाला जो पेंसिल होता है 9H से लेकर होता है H तक, और H सॉफ्ट वाला जो पेंसिल होता है, और मीडियम वाला जो ये हो गया आपको हार्ड, और मीडियम वाला जो पेंसिल होता है 2H, HB, इस तरह से आपका 2H तक होता है, H और HB होता है इसमें। और जो सॉफ्ट होता है 3B, 4B इंटू 7B तक होता है, ये नोट कर लीजिएगा। और आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयोग वाला पेंसिल सबसे बेस्ट होता है मीडियम वाला पेंसिल, जिसमें हार्डनेस और सॉफ्टनेस का गुण होता है। अब हम तीनों का गुण बता रहे हैं और यूज बता रहे हैं। अब पेंसिल पर आप जिक्र नहीं पहले करते आ रहे होंगे कि पेंसिल इतना बड़ा उसमें थ्योरी छुपा हुआ है, लेकिन पेंसिल का थ्योरी है जो आप पढ़िएगा। तो पेंसिल का थ्योरी क्या कहता है कि पेंसिल एक प्रकार का मार्किंग करने वाला है। मार्किंग करते हैं, लाइन बनाते हैं, और पेंसिल से ड्राइंग बनाते हैं, तो वो 3 प्रकार का होता है अकॉर्डिंग टू ग्रेड के अनुसार। तो ग्रेड के अनुसार पेंसिल क्या होता है, हार्ड, मीडियम, सॉफ्ट। तो हार्ड वाला पेंसिल 9H से 2H तक होता है, मीडियम वाला पेंसिल HB, H ऐसा क्वालिटी का होता है, सॉफ्ट वाला पेंसिल 3B, 4B इंटू 7B तक होता है। तो इसका अलग अलग काम है। अगर नोट करना है यानी पतले लाइन खींचना है, पतले लाइन के लिए हार्ड वाला पेंसिल की ज़रूरत होता है, ज़्यादा पतले लाइन के लिए। मीडियम के लिए मीडियम जो पेंसिल होता है ना ज़्यादा सॉफ्ट है और ज़्यादा हार्ड नहीं, बीच में है वो, तो उसका प्रयोग हम सॉफ्ट के माध्यम से करते हैं। सॉफ्ट के माध्यम से करते हैं। तो ऐसे में आप इस पेंसिल का प्रयोग करते हैं। अब देखिए मीडियम वाला जो है वो जान गए, सॉफ्ट वाला पेंसिल पेंट करने के लिए करते हैं। पेंट आप करते हैं, पेंट किसी भी ड्राइंग को स्केच करते हैं तो उस समय सॉफ्ट वाला पेंसिल का प्रयोग करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू वर्क जब आप काम करते हैं तो ये तो कंपनी ने बनाया, अब वो क्या बनाना है, आपको बनाना है, जिसका नाम है कोनिकल पॉइंट, बीवेल पॉइंट और चीजल पॉइंट। कोनिकल पॉइंट क्या होता है, कोनिकल पॉइंट वाला पेंसिल का पॉइंट जो होता है, पेंसिल यही ना पेंसिल है आपके पास, तो पेंसिल और चीजल पॉइंट, ये जो अंग्रेजी की वर्णमाला H आकृति का जो पेंसिल होता है वो चीजल पॉइंट पेंसिल होता है। तो यही पेंसिल है। अब इसका यूजेज हम काम जब करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, प्रोजेक्शन बनाते हैं, तो कोनिकल पॉइंट वाला पेंसिल से बनाते हैं। जब आपको कुछ काम होता है इसी वक्र को खींचने के लिए तो बीवेल पॉइंट वाला पेंसिल से बनाते हैं, और चीजल पॉइंट वाला पेंसिल जहाँ पेंट करना होता है। ठीक है, यही था आपका पेंसिल। इसके बाद इरेजर आता है, शार्पनर आता है, तो वो तो जान रहे हैं कि साफ करने वाला, कटिंग करने वाला, जो आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं कटर, वो आप स्टैंडर्ड वर्ड है, इरेजर के नाम से जानिए और शार्पनर के नाम से जानिए। कटर पे और रबड़ नहीं जानना है क्योंकि स्टैंडर्ड वर्ड रखना पड़ेगा आपको। तो आप फिर इसका यूज करिएगा किसका, प्रोडक्टर का। प्रोडक्टर क्या होता है, ये चंदा, या इसके द्वारा, ये भी प्लास्टिक या सेलुलाइड शीट से बनाया हुआ होता है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं कि किसी भी एंगल को चेक करते हैं, किसी भी एंगल को बनाते या चेक करते हैं। इस तरह से बना हुआ होता है, और ये जो है ये आपस में देखिए 90 डिग्री से इधर स्टार्ट होता है, इधर भी जाता है, इधर भी जाता है, और इसी में आगे थोड़ा सा पॉइंट रह गया है, और फिर इसके बाद हम प्रोजेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो जो है अपलोड करेंगे। इसे जाने से पहले, क्लास को समाप्त करने से पहले मैं आप लोग से निवेदन करूंगा कि मेरे फुल वीडियो को देखिए, तभी समझ में आएगा, और जो समझ में जहां नहीं आता है